Assalamualaikum viewers, how are you? Fine, Dr. Anam Iqbal here. Today we will discuss the topic gums recession. ठीक है, गम्स रिसेशन क्या होती है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या हैं और हमें क्या केयर करनी चाहिए है कि हम अपने आप को गम्स रिसेशन से बचा सकें। ठीक है, तो गम्स रिसेशन सबसे पहले हम जानते हैं कि होता क्या है। नॉर्मल अगर आप लोग अपने टीथ देखें तो इस तरह अलाइंड होते हैं, आपकी रूट्स आपकी ओरल कैविटी में या क्लिनिकली या विजिबली दिखाई नहीं दे रही होती है। ठीक है, लेकिन जब गम्स रिसेशन होती है तो मैं आपको इस मॉडल पे बताती हूँ। अभी तो मैं आपको मॉडल में बता रही हूँ कि टूथ जो है वो अपनी जगह छोड़ देता है और आपको रूट्स दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो गम्स जो है वो रिसेशन हो जाती है, उसकी गम्स नीचे नीचे जाने लगते हैं। तो इन रिटर्न क्या होता है कि आपकी रूट्स जो हैं वो विजिबल हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अभी आप एक मॉडल में ही देख लें कि आपकी जब गम्स ने आपकी रूट का साथ छोड़ दिया है तो वो इस तरह अपनी जगह से हिलने लगी है। ठीक है, तो इसीलिए गम्स रिसेशन का एंड रिज़ल्ट यही होता है, टूथ लॉस। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल थी इस मॉडल पे। ठीक है, अब गम्स रिसेशन में जब आपकी टूथ में जो आपकी जो गम्स है जब वो लॉस होने लगती है, अपनी जगह छोड़ने लगती है, तो क्या होता है कि वहाँ पर बैक्टीरिया ट्रैप होने लगते हैं। बैक्टीरिया ट्रैपमेंट की वजह से आपकी टूथ में एडवांस सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और एट द एंड रिज़ल्ट टूथ आपका फॉल हो जाता है। ठीक है, इसके हमारे पास सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तो ये कि पेशेंट को सेंसिटिविटी फील होती है, दूसरा ये कि टूथ जो है वो बाकी चीज़ से लंबा दिखाई देता है। ठीक है, वो आपने इस मॉडल में भी देख लिया कि अगर हम इसकी मॉडल में भी आपको शो करें तो आपको देखें कि एक टूथ आपको लंबा दिखाई देने लगता है। ठीक है, इसके अलावा आपको नॉच दिखाई देती है। नॉच आपको मतलब कि ये जो टूथ और रूट के जो सेंटर का एरिया है, ठीक है, जहाँ पर क्राउन पार्ट और रूट पार्ट मिल रहा होता है, तो ये क्राउन और रूट पार्ट का जो नॉच पोर्शन है ये आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कॉजेज़ इसके क्या हैं, तो हार्ड टूथ ब्रशिंग जो लोग करते हैं, तो इस वजह से हार्ड टूथ ब्रशिंग से आप क्या करते हैं, अपने गम्स को, नीचे वाले गम्स को नीचे की तरफ धक्का दे रहे होते हैं और ऊपर वाले गम्स को आप ऊपर की तरफ कर रहे होते हैं। तो आपके ऊपर वाले गम्स जो हैं, ऊपर वाले टीथ के गम्स ऊपर की तरफ रिसीड होने लगते हैं और जो नीचे वाले गम्स हैं वो नीचे की तरफ रिसीड होने लगते हैं, तो आपकी गम्स रिसेशन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, पुअर ओरल हाइजीन हो तो आपके गम्स जो हैं वो रिसेशन उनकी हो जाती है। पुअर ओरल हाइजीन से कैसे, सबसे पहले आपका प्लाक बनता है जो एक येलोइश कलर मटेरियल होता है, सॉफ्ट सा मटेरियल होता है। जब आप रेगुलरली ब्रश नहीं कर रहे हैं तो वो आपका जो सॉफ्ट मटेरियल है वो हार्ड में कन्वर्ट होने लगता है। जब वो हार्ड में कन्वर्ट होता है, कैलकुलस फॉर्म में जब वो बनता है, तो ऑब्वियसली गम्स आपके सॉफ्ट होते हैं, तो वो जो हार्ड पार्ट है वो आपके गम्स को नीचे की तरफ करके और आपकी गम्स की रिसेशन करने लगता है। ठीक है, इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस हो, जैसे प्रेगनेंसी में होता है और मीनोपास में होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में अक्सर आप लोग देखते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा गम्स की प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं। ठीक है, इसी तरह मीनोपास 40 इयर्स में मोस्टली होता है, तो मीनोपास में के बाद भी या मीनोपास के ड्यूरेशन में ही पेशेंट को गम्स का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट की प्रॉपर बाइट नहीं होती है, इम्प्रॉपर फोर्सेस आ रही हों, ऑक्लूजल फोर्सेस जो हैं वो इम्प्रॉपर हों, तो उसमें भी आपके पास गम रिसेशन हो जाता है। इसके अलावा वो पेशेंट जो टोबैको च्यू करते हैं, स्पेशली स्नफ़ जो अपने इस एरिया में वो लोग रखते हैं, लिंगुअल एरिया में रखते हैं या बकल एरिया में रखते हैं, मोस्टली बकल एरिया में ही रखते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी गम्स की रिसेशन हो जाती है। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ये है कि आपने जीभ स्केलिंग करनी है विद पॉलिशिंग। ठीक है, जीभ स्केलिंग के अलावा आपने रूट प्लानिंग भी करनी है। ठीक है, रूट प्लानिंग के अलावा आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देने हैं ताकि जितने बैक्टीरिया ट्रैप हुए हुए हैं तो वो सब एक्सक्लूड आउट हो जाएं। ठीक है,
इसके अलावा ये सब अर्ली स्टेजेस में, अगर आपकी अर्ली जिंजाइवल रिसेशन हुई है तो ये इन सब स्टेजेस में आप ये सब कुछ कर सकते हैं, स्केलिंग, रूट प्लानिंग और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगर आपकी एडवांस हो गई है, कंडीशन एडवांस हो गई है, ठीक है, तो फिर आपको फ्लैप सर्जरी करवानी पड़ती है। आपका जो गम एरिया है उसी को आप रेस करके और आप डीप क्लीनिंग करवा के, डीप बैक्टीरियल इवेजिनेशंस करवा के, आप फ्लैप सर्जरी करके फ्लैप को रिफ्लेक्ट करके और फिर दोबारा से उसको अपनी जगह पर लाकर और आप सूचरिंग कर देते हैं। ठीक है, या आप और साथ में आप मेडिकेशंस भी दे देते हैं। ठीक है, या आप साथ में बोन ग्राफ्टिंग भी करते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा और एडवांस स्टेज हो जाए तो आपको बोन ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ती है बोन रीजनरेशन के लिए। ठीक है, अगर आपको बोन ग्राफ्टिंग से भी पेशेंट की क्योर आपको नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप फ्लैप ग्राफ्टिंग या सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग भी, ठीक है, आप सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग में आप क्या करते हैं कि फ्लैप आप पैलेट से लेकर और यहाँ पर जहाँ पर आपकी रिसेशन हुई होती है वहाँ पर अटैच करके आप सूचरिंग करके आप मेडिकेशंस दे देते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको केयर क्या करनी है, अपनी ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस रखनी है ताकि प्लाक नहीं बने। प्लाक बनता है तो कैलकुलस बनता है, कैलकुलस चूँकि स्टोन की तरह होता है तो वो आपके गम्स को धक्का देते हैं और गम्स अपनी जगह छोड़ देते हैं और उसके रिजल्ट में टूथ आउट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर आप देखते हैं कि आपके रूममेट आपको बताते हैं कि आप क्लेंचिंग ऑफ टीथ कर रहे हैं, मतलब दांतों को आपस में टकराने वाला काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने लिए नाइट गार्ड्स बनवा लें। ठीक है, इसके अलावा रेगुलर 6 मंथ्स का चेकअप करवाएं ताकि आपके डॉक्टर आपको बता सके कि आपकी गम्स की रिसेशन स्टार्ट हो गई है, तो जिस वजह से आपकी गम्स की रिसेशन है आप उस पर काम कर सकें और आपकी गम्स की रिसेशन फर्दर प्रोसीड ना हो। इसके अलावा आपने सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज़ करनी है। हार्ड टूथ ब्रश जो है वो आपकी गम्स रिसेशन का प्रायर कॉज है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ों पर आप केयर करें तो इंशाल्लाह आपकी गम रिसेशन नहीं होगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।